जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। और साथियों, इससे पहले आपका टोटल 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और अगर किसी का ये प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और साथियों, ये बिल्कुल न्यू बैच है, तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका न्यू बैच में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर ये सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इस टाइप से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है। यानी कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, एक आपका होता है एल्केन। चलिए यहाँ पे बता देते हैं सभी को। एक होता है आपका एल्केन, ठीक है। एल्केन के बाद आपका होता है एल्कीन और फिर होता है एल्काइन। तो तीन आपको ध्यान रखना है, तीनों का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n+2। अब इसमें 2 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपका CnH2n। फिर 2 को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा CnH2n-2। तो आपको ध्यान रखना है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो एल्केन का पूछा गया है, यहाँ पर आंसर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है CnH2n+2। और इसकी बात करें एल्केन का, तो इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए एल्केन संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। तो याद रखिएगा, एल्केन जो है आपका संतृप्त है और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्किन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये आपका असंतृप्त होता है, ये असंतृप्त होता है। और इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ये भी असंतृप्त होता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र ये है और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ये आपका संतृप्त होता है एल्केन। बाकी एल्किन और एल्काइन की बात करें, ये दोनों असंतृप्त होता है और इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और देखिए, हमने जो आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग केवल ध्यान से सुनिए। ये सब आपको क्लास नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक, ठीक है, क्लोरीन 135 और क्लोरीन 37 प्राप्त है। तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। देखिए, समस्थानिक में क्या होता है आप सभी जानते हैं, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार इसमें क्या होता है अलग अलग होता है। तो ये 35 और जो 37 है ये परमाणु भार है और परमाणु क्रमांक इसका होता है क्लोरीन का 17। तो दोनों का 17 ही होगा, ठीक है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये समस्थानिक है। तो क्लोरीन का परमाणु भार औसत में पूछा जा रहा है, तो परमाणु क्रमांक 17 होता है तो इसका भार 2 गुना होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्लोरीन का होता है 17 दूनी 34, तो 1 बढ़ा के लिखा जाता है, यानी कि 35.49 इसके आसपास में होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 35.49, ये आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, आप लोग एक भी दिन क्लास को छोड़िए नहीं, ठीक है। ये बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो खाद्य के संरक्षण जिसको फूड प्रोसेसिंग बोला जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड का,
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करें, ये आपका सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये आपका धोवन सोडा है और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO3 होता है। सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन क्या है? चलिए बताइए, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन क्या है? तो देखिए, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन आपका हो जाएगा फ्लोरीन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फ्लोरीन की बात करें तो ये आपका सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। प्लस और क्या क्या है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व भी फ्लोरीन ही है। यहाँ पर लिख देते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक प्लस सबसे अधिक आयनन विभव। ठीक है, ये सभी का क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन पूछे तो फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक पूछे फ्लोरीन। सबसे अधिक आयनन विभव पूछे तो फ्लोरीन। ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे तब आपका क्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। अच्छा, सबसे क्रियाशील धातु पूछे, सबसे क्रियाशील धातु तो आपका हो जाएगा पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के। ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अच्छा, हैलोजन की बात करें तो आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो आवर्त सारणी में जो 18 समूह है, इसमें जो आपका 17वां समूह है, यानी जो वर्ग 17 है, इसी को बोला जाता है हैलोजन समूह। इसी में आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी हैलोजन पाया जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा फ्लोरीन। और ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो भी हम क्लास में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा आपको यहाँ पर लिख के दिया जा रहा है। डेली एक क्लास नोट्स दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेट 5 है, सेट 6 भी अपलोड हो चुका है। तो देर आप लोग मत कीजिए, डेली एक नोट्स दिया जा रहा है और आपका छूट रहा है तो फटाफट से जाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने एक पढ़ा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसिक। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जैसे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक पारसेक में कितना मीटर होता है? एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? पूरा डिटेल में हमने इसको तैयार किया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इसको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो नंबर पीछे लिखा दिया गया है, नंबर पर मैसेज कीजिए और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था प्राकृतिक रबड़ का बहुलक और कृत्रिम रबड़ का बहुलक। तो जिन्होंने उस क्लास को किया है तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था प्राकृतिक रबड़ का बहुलक पूछे तो आइसोप्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। और कृत्रिम रबड़ का बहुलक पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? नियोप्रीन। दोनों हमने आपको बताया था और लिखवाया भी था। नियोप्रीन ये कृत्रिम रबड़ का बहुलक है और आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। चलिए, गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? चलिए बताइए 6 के लिए आंसर। देखिए, दूध की बात करें, जो गाय का दूध होता है ये कुछ पीला भी होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा पीलापन भी कभी कभी होता है और दूध सफ़ेद भी होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो दूध पूछे पीलापन किसके कारण होता है? तो ये आपका कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ये आपका होता है केसिन के कारण। किसके कारण? केसिन के कारण। तो पीलापन पूछे कैरोटीन, सफ़ेद पूछे केसिन के कारण। अच्छा, दूध से जो दही बनता है, इसमें दूध से जो दही बनता है इसमें किस जीवाणु यानी कौन सा जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो याद रखिएगा, एक जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसी के कारण दूध जो है दही बनता है। तो आपसे पूछेगा बताइए किसके कारण दूध दही बनता है, तब आपको आंसर क्या करना है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है।
लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। केवल ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? ये भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए बताइए। और ये क्लास नोट्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लास नोट्स 4 या 5 में आपको लिखा मिल जाएगा और टोटल आपका 6 नोट्स अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है ये आपका नाइट्रोजन है। और कितना है? हमने आपको बताया था ये 78% है नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? तो ये 20.98 लगभग में हम बोल सकते हैं ये आपका 21% के आसपास है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन है? नाइट्रोजन। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताइए वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस में आपका आर्गन हो जाएगा। आर्गन, रेडॉन, जेनॉन ये सभी क्या अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस में सबसे अधिक कौन है? आर्गन। कितना है? तो ये 0.93% है। अच्छा बताइए वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है और सबसे अधिक मात्रा में आर्गन है। चलिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था अगर निर्जलीकरण होता है किसी को तो उसमें किसकी कमी होती है? पानी की। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन में क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है और इसमें साधारण नमक की भी कमी होती है, ये हमने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? देखिए, स्टोरेज बैटरी को ही बोला जाता है सीसा संचायक बैटरी। लिख देते हैं सीसा संचायक बैटरी या फिर स्टोरेज बैटरी, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो सीसा संचायक बैटरी में किसका इस्तेमाल होगा? तो इसमें सीसा का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेड। अच्छा, सीसा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 82 होता है। और सीसा की बात करें ये कैसे प्राप्त होता है? तो जो भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, यानी किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो अंतिम उत्पाद होता है वही आपका सीसा होता है। सीसा का अयस्क भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका अयस्क है गैलेना, ठीक है। सीसा का अयस्क का नाम क्या है? गैलेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आज हम आपको अच्छा से बता देते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए, पानी की अगर हम बात कर लें, पानी, ठीक है, तो दो प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है मृदु पानी, एक आपका है मृदु पानी, यानी कि जो पीने योग्य होता है मृदु पानी, और एक आपका होता है कठोर पानी। कठोर पानी बोले या कठोर जल बोले, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और कठोर जल की बात करें, ये आपका दो टाइप का होता है। कठोर जल, यहाँ पे लिख देते हैं कठोर जल, ये आपका दो टाइप का होता है। एक होता है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, और एक आपका होता है अस्थायी कठोरता, ठीक है, एग्जाम में ये आता है। तो कठोर जल में आपका दो प्रकार हो गया, एक अस्थायी कठोरता, दूसरा अस्थायी कठोरता। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण? तो लिख लीजिए आप लोग या फिर सुनिए, बाकी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण, फिर से सुन लीजिए, पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है ये कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। और अस्थायी कठोरता की बात करें, ये कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का सल्फेट या नाइट्रेट्स या क्लोरेट्स के घुले होने के कारण होता है, ठीक है।
अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है, जब ये अस्थायी कठोरता होती है तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो पानी की अस्थायी कठोरता को उबाल करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, उबाल करके दूर किया जा सकता है, या इसमें चूना पानी डाल देंगे तो भी इसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। चूना पानी बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, तो पानी की जो अस्थायी कठोरता है इसको चूने के पानी या फिर पानी को गर्म करके भी दूर किया जा सकता है। और अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं, तो इसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो पानी की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट या फिर जियोलाइट्स, सोडियम कार्बोनेट या फिर जियोलाइट्स को डालकर दूर कर सकते हैं। तो यही पूछा गया है कि धातुओं के सल्फेट के कारण पानी की अस्थायी खारेपन यानी कि अस्थायी कठोरता को दूर कैसे कर सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट या फिर जियोलाइट्स। तो ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे जियोलाइट्स दिया हुआ है। तो इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पानी की जो अस्थायी कठोरता है इसको दूर करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल होता है उस विधि को क्या बोलते हैं, उस विधि को बोला जाता है परम्यूटेट। ठीक है, उस विधि को क्या बोला जाता है, परम्यूटेट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बाकी ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पूरा नोट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है। चलिए बताइए 11 के लिए आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस बार आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। और बैच को जिन्होंने नहीं लिया है देर मत कीजिए, अभी 139 रुपये का आपको पड़ेगा, बाद में ये बढ़ के 599 हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर कोर्स का प्राइस 1000 दिखाई दे रहा है, तो 1000 नहीं है, वो नेटवर्क इशू के कारण होता है। ठीक है, कोर्स का प्राइस अभी 139 है, तो देर मत कीजिए। चलिए, तो किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। किसका, क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किसके लिए होता है। ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। ठीक है, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मंड परीक्षण में किसका इस्तेमाल होता है, मंड यानी कि स्टार्च, तो मंड परीक्षण में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है और नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो बॉयल का नियम भी गैस का नियम है, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ने भी गैस का नियम दिया था, गे लुसाक ने भी गैस का नियम दिया था, जबकि फैराड का नियम जो है ये वैद्युत अपघटन विधि से संबंधित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 14, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। तो आप सभी जानते हैं अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो इसमें से अम्ल कौन है, केवल यहाँ पे सिरका, ये प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। सिरका की बात करें तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना का सिंबल होता है Au और इसका परमाणु क्रमांक होता है 79। ठीक है, अच्छा सोना का लैटिन नाम क्या है, तो याद रखिएगा ओरम। ये सोना का लैटिन नाम है। चलिए आगे देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है। अब यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन और बताएंगे, केवल ध्यान से सुनिएगा।
तो बॉक्साइड जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या क्या है, तो एक बॉक्साइड हो गया, दूसरा कोरंडम, कोरंडम, और एक है आपका क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ये सभी बॉक्साइड का अयस्क है। बॉक्साइड का फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O, ये बॉक्साइड का फॉर्मूला है। कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्रायोलाइट का याद कर लीजिए फॉर्मूला, तो Na3Al(F6), ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है। कोरंडम का नहीं पूछा जाता, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अब लोहा का अयस्क क्या क्या है उसको भी बता देते हैं। तो लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये सभी क्या है, लोहा का अयस्क है। जस्ता का अयस्क का नाम क्या है, तो जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, ये जस्ता का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। और क्या होता है जस्ता का, कैलेमाइन, कैलेमाइन, ये भी जस्ता का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 18, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, डेट पूछा जाता है, तो 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुई थी। अच्छा, ये जो घटना घटित हुई थी किस कंपनी में, तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, क्या था कंपनी का नाम, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। तो साथियों सन की बात करें तो सूर्य में 2 मुख्य तत्व है, एक आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन जो है लगभग 71% होता है और हीलियम की बात करें तो ये लगभग 26% के आसपास होता है और बाकी अन्य गैसें होती है। तो मुख्य रूप से 2 होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ये सब हम बता चुके हैं आपको। और सूर्य की बात करें, तारे की बात करें, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जबकि परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो साथियों कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे आधा फ होगा, हाइड्रोफ्लोरिक, क्लोरिक नहीं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिए, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है। तो हम देखिए सेल के बारे में हम आपको बता चुके हैं फिजिक्स क्लास में ही, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए शुष्क सेल की बात करें, ये किस में होता है, टॉर्च में। टॉर्च में आपका शुष्क सेल पाया जाता है। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक घड़ी, इलेक्ट्रिक घड़ी, इसमें कौन सा सेल होता है, तो इसमें लैक्लांसे सेल होता है। जो आपका लिखोफिको सेल होता है उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। सेल 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल जो है इसको लिखोफिको सेल कहा जाता है, यानी कि जो चार्ज नहीं होता है। और प्राथमिक सेल में आपका आता है कौन कौन, जैसे वोल्टीय सेल। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि बताइए वोल्टीय सेल किस प्रकार का सेल है, ऑप्शन देगा प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तो आपको बताना पड़ेगा। तो वोल्टीय सेल हो गया, दूसरा हमने आपको बताया था डेनियल सेल, तीसरा था आपका लैक्लांसे सेल, चौथा था आपका शुष्क सेल। ये सभी क्या है, प्राथमिक सेल के अंतर्गत में आता है। दूसरा सेल होता है चार्जेबल, जिसको चार्ज हम लोग कर सकते हैं। मोबाइल में जो बैटरी होता है वो भी आपका होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, द्वितीयक सेल में आपका आता है लेड सेल, निकेल सेल। ठीक है, लेड सेल, निकेल सेल, ये सभी द्वितीयक सेल के अंतर्गत में आता है। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो रासायनिक रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बाद में बदला जाता है। निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है। तो दीपावली में जो अनार जलाते हैं उसमें आपने देखा होगा
उसमें हरा कलर भी निकलता है, ठीक है, हरा भी कलर भी निकलता है, लाल भी निकलता है। तो पटाखों में जो लाल रंग होता है वो आपका होता है स्ट्रांसियम के कारण, और हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण होता है। तो दोनों को याद रखिएगा, स्ट्रांसियम एवं बेरियम। स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग निकलता है और बेरियम के कारण हरा रंग निकलता है। निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है। तो सबसे हल्की गैस आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन सबसे हल्की धातु पूछे, धातु में सबसे हल्की कौन हो जाएगा? लिथियम। लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3, ये सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम। ओस्मियम ये सबसे भारी धातु है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो अभी हमने आपको बताया ओस्मियम, लेकिन ऑप्शन में तो ओस्मियम नहीं है। तो जब ऑप्शन में ओस्मियम नहीं है तो इन चारों ऑप्शन में से देखना है सबसे भारी कौन होगा। बताइए, तो सोना तो होगा नहीं, हल्का होता है, चांदी तांबा ये भी नहीं होगा, केवल यहाँ पे लोहा होगा चारों में से सबसे भारी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फल यानी नींबू संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? तो चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, और इसी को बोला जाता है मेथनोइक अम्ल। तो इसका आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग बताइए 25 क्वेश्चन में से आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए? और मोबाइल नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9631887058। कोर्स के बारे में जो भी जानना है इस पर मैसेज कर सकते हैं।